दोस्तों ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 1918। इन 13 से 14 सालों में क्या हुआ वो हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट के फेज़ देखो तो जो फेज़ 1 है वो आप जानते हो 1858 या फिर कह लीजिए 1885 से प्राइमरीली शुरू होता है, जब कांग्रेस का गठन होता है, एक ऑल इंडिया एसोसिएशन बनती है। ये फर्स्ट फेज चलता है 1905 तक। दूसरा जो फेज़ है वो चलता है 1905 से 1918 तक, और फिर उसके बाद चलता है जो प्राइमरीली महात्मा गांधी ने जिसको लीड किया, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, ये सब लीडर यहाँ पे आए, तो 1918 से लेके और अपना फिर 1947 तक। तो दोस्तों ये जो हमारे 3 फेज़ है, इसमें पहले वाले में हमने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया। रॉक सॉलिड हमें कुछ भी नहीं मिला था ग्राउंड पे कि हाँ हमें कोई आज़ादी मिल गई हो, ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिल गया हो, सेल्फ रूल हो, कुछ भी ऐसा हमें यहाँ पे नहीं मिला था। लेकिन हाँ, हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके थे, नेशनलिज्म काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लोगों में समझ आ रही थी, एजुकेशन आ रही थी, लोग पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से अवेयर हो रहे थे, अपने हकों को जान रहे थे, और सबके मन में एक अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की भावना आने लगी थी। दोस्तों 1905 से 1918 का जो ये समय है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली द स्टोरी ऑफ सॉफ्ट नेशनल मूवमेंट टर्निंग इनटू रिवॉल्यूशन। अभी तक जो हमारी मूवमेंट चल रही थी कांग्रेस के गठन से लेके और 1905 तक, वो सॉफ्ट थी, वो मॉडरेट्स का फेज था, है ना, नरम दल के नेता उसमें हुआ करते थे। उनका जो कार्यशैली थी वो आप जानते हैं कि पेटिशंस लगाते थे, दरख्वास्त लगाते थे, साइन करा के या बातें करते थे अंग्रेजों से, ज़्यादा कोई हार्ड एक्शंस वो नहीं लिया करते थे। लेकिन अब ये एक रेवोल्यूशन, मतलब कि क्रांति में कैसे तब्दील हुआ वो हमें देखना है। ये 13 साल का जो फेज है ये मिलिटेंट नेशनलिज्म का भी बोला जाता है। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो हम देखने वाले हैं, रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। देखिए मिलिटेंट वर्ड का मतलब क्या है। मिलिटेंट हम उसको कहते हैं जो अपने हक के लिए लड़ता है और अपने हक को पाने के लिए हथियार उठाता है, मतलब कि जो लड़ाके होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं मिलिटेंट। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि अब हमारी जो नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी, राष्ट्रवादी आंदोलन हमारा जो चल रहा था, अब उसमें लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए थे, डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे लेने शुरू कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, उस चीज को आप जान लीजिए। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। एक सेकंड, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जब 20वीं सदी की शुरुआत होती है तो कैसे ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, जो भारत के लोग अभी तक चुपचाप थे, जो थोड़े बहुत पेटिशंस वगैरह पे बस साइन कर लिया करते थे, अखबार वगैरह पढ़ के या अखबारों में लिख के अपनी भावनाओं को बता दिया करते थे, अब वो यहाँ पे एक्शन क्यों लेने लगे थे वो हमें देखना है। फिर इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड दी सक्सेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ पे जो नरम दल के नेता थे, जो पेटिशन साइन कराने वाले थे, जो ज़्यादा एक्शन नहीं लेते थे, और जो दूसरे दल के नेता थे जो गरम दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट एक्शन में यकीन रखते थे, जो जिनको कोई डर नहीं था। पहले वाले नेता कैसे थे, वो डर रहे थे कि कहीं अगर हम कुछ एक्शन लेंगे या पब्लिक कोई एक्शन लेगी तो कहीं अंग्रेज हमारी जो एसोसिएशन है उसको बैन ना कर दे, हमारी मूवमेंट को क्रश ना कर दे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको पता था, उनको ये दिमाग में क्लियर था कि ये क्रश तो करेंगे अंग्रेज तुम्हें, है ना, लेकिन हमें इनको क्रश करते रहेंगे और हम यहाँ पे लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ के ही हमें इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कुल मिला के उनकी समझ में ये बात आ चुकी थी। एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए और बिपिन चंद्र पाल हो गए, उनके और जितने भी जो साथी थे वो, उनके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई थी कि ये लातों के भूत अंग्रेज ये बातों से नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे हम देखने वाले इनमें क्या फर्क था और क्या सक्सेस थी एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे नेताओं की। फिर देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है दोस्तों 1905 में जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उसने कैसे मिलिटेंट नेशनलिज्म को एक एक्सप्रेशन दिया। देखिए हमारे देश में गुस्सा था, हमने 50 सालों में कोई 1857 की क्रांति से लेकर करीब 1905 तक कुछ बहुत ज्यादा रॉक सॉलिड अचीव नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रूल या सेल्फ रूल या इकोनॉमी में हमारी में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, हमारे देश की कंडीशन वैसी ही थी। तो लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। अब वो जो एक्सप्रेशन था, उस गुस्से को एक्सप्रेशन मिलने के लिए किसी इवेंट की जरूरत थी। गुस्सा बढ़ता जा रहा था, कई ऐसे साल दर साल काम होते गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन एक टाइम आता है ना जब गुस्सा फटता है, तो वो ये 1905 का समय था जब यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल गया इस मिलिटेंट नेशनलिज्म को और पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुल के लड़ाई हुई। इसके बाद हम बात करेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी का मतलब होता है खुद के, अपने स्वदेश, अपने देश के जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करना, हर चीज में स्वदेश की, मतलब कि सर्विसेज का,
सर्विसेज जो हैं, जो नौकरियां हैं, उनमें स्वदेशी मतलब खुद के हमारे इंडिया के लोग हों। प्रोडक्ट अगर कोई खरीदने हैं, कोई कपड़े हैं, कोई मान लीजिए टेक्सटाइल के जो भी आइटम हो गए आपके, या ज़रूरत के कोई भी आइटम है वो स्वदेशी हो, और बॉयकॉट करो जो आपके बाहर के गुड्स हैं, अंग्रेजों के जो गुड्स हैं यूरोप के, उनको। फिर है राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायवाद है, वो 20वीं सदी में कैसे बढ़ा, उसके क्या कारण थे वो भी हम देखेंगे। मुस्लिम लीग का क्या रोल था वो देखेंगे। डिवाइड एंड रूल, मतलब कि बांटो और राज करो जो नीति थी, फूट डालो और राज करो जो नीति थी अंग्रेजों की, वो उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट की, कैसे जो दो मेजर रिलीजन थे इंडिया के, इस्लाम एंड हिंदुइज्म, उन लोगों को अलग करने की कोशिश की। उसमें भी फिर हिंदुइज्म में कैसे जाति पाति में बांटा वो हम देखने वाले हैं। रोल ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम, यहाँ पे जो कम्युनलिज्म हुआ था उसमें जो मुस्लिम्स की एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी उसका क्या रोल रहा वो हम देखेंगे। फिर है जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, जो हमारे हिंदुइज्म के जो अक्सर जो लीडर थे, जब वो ज़्यादा प्राइड फील कर रहे थे, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में, और मिडिवल हिस्ट्री जो थी जिसको इस्लामिक रूल या मुस्लिम रूल भी हम टर्म देते हैं, उसको वो नज़रअंदाज कर रहे थे। उसका क्या नतीजा हुआ, उससे कैसे कम्युनलिज्म बढ़ा, उसका थोड़ा और आगे क्या हुआ वो देखते हैं। कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फिर है रोल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, हमारा जो ये उग्र जो राष्ट्रवाद नया एक आया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और कैसे जो ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, जो गरीबी थी, इसकी वजह से कम्युनलिज्म बढ़ा, ये भी हम देखने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद हमें देखना है जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर लोकमान्य जो तिलक जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, देखिए दो चीजें आपने देखी है यहाँ पे, एक है मिलिटेंट नेशनलिज्म, है ना, और मिलिटेंट नेशनलिज्म के बाद जो एक नया फेज आता है 1918 के बाद, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। मतलब कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म हम इसको कह सकते हैं, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति और टेररिज्म का मतलब होता है टेरर। तो टेरर के द्वारा जो क्रांति, मतलब डर से जो क्रांति या लड़ाई लड़के जो डायरेक्ट एक्शन लेके जो क्रांति आने वाली थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है द सूरत स्प्लिट, मतलब कि सूरत में जो सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस वाले में कैसे वो स्प्लिट हो जाती है, कैसे दो हिस्सों में बट जाती है। उसके बाद मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे अंग्रेजों के द्वारा, क्या मतलब है मोरले का और मिंटो का, और क्या ये रिफॉर्म्स थे, क्या इनमें चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा भड़क गया था। और फिर मुस्लिम लीग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके क्या परिणाम हुए इंडिया के ऊपर। फिर हम देखेंगे द होम रूल लीग, एक नई एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी यहाँ पे, जो कि थी होम रूल लीग, मतलब कि स्वराज, खुद का राज, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। गदर पार्टी के बारे में हम दोस्तों जानेंगे। फिर लखनऊ पैक्ट, एक लखनऊ में संधि हुई थी, उसमें जानेंगे कौन कौन उसमें पार्टी थे, क्या संधि हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, क्या फैसले हुए थे, वो हम देखेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा था दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस समय पे ये जो 13 साल का समय था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या हालचाल थे वो हम देखने वाले हैं। ये किसके हाथ में थी, मॉडरेट्स के थी या एक्सट्रीमिस्ट के थी, ये क्या एक्शंस ले रही थी, क्या काम कर रही थी। एक और पार्टी आ गई थी अब जो कि मुस्लिम लीग थी। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म अमंग मुस्लिम्स, क्या मुस्लिम जो समुदाय था उसके अंदर भी मिलिटेंट नेशनलिज्म आया था, उन्होंने भी क्या उग्र राष्ट्रवाद किया था, क्या डायरेक्ट एक्शन लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और अगर लिया था तो उसके क्या रीजन थे, वो हमें यहाँ पे देखना है। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इसको हम, ये काफ़ी बड़ा है तो हमने इसको 2 वीडियो में डिवाइड किया है। वीडियो 1 में आज हम आधा चैप्टर पढ़ेंगे और आज ही दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी जिसमें हम बाकी का बचा हुआ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम मॉडरेट स्टाइल टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। अभी तक हम देख रहे थे पेटिशन साइन हो रही थी, अंग्रेजों से बातचीत हो रही थी, दरख्वास्त हो रही थी, वहाँ से मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू होता है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जानने होंगे। पहला है व्हाट इज क्लियर्ड बाय नाउ। दोस्तों अभी तक क्या क्लियर हो गया था लोगों के मन में, लोग देख रहे थे 50 साल से हमने कुछ नहीं पाया, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई सेल्फ रूल नहीं, कोई इकोनॉमी में हमारा पार्ट ज़्यादा है नहीं, अभी भी जो ब्रिटिश प्लांटर्स है और जो ब्रिटिश आपके जो फैक्ट्री ओनर्स है वही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा कोई ज़्यादा भला नहीं हुआ है। ऊपर से ये जो स्टाइल अभी हमारी मूवमेंट की चल रही है, इससे हमें ज़्यादा कुछ अचीव नहीं होने वाला है। बातों, ये जो ये लातों के भूत अंग्रेज ये बातों से नहीं मानने वाले हैं। वाई मॉडरेट्स आइडियाज़ वर ऑफ नो यूज़, मॉडरेट्स के जो आइडिया थे वो यूज के क्यों नहीं थे, आपको पता है। देखिए अंग्रेज तो चाहते यही थे कि एक, मैंने आपको बताया था ना सेफ्टी वाल्व थ्योरी, अंग्रेज कांग्रेस को इसी तरीके से देख रहे थे, इन मॉडरेट्स लीडर्स को इसी तरीके से देख रहे थे, इवन इस्तेमाल कर रहे थे कि
ताकि ये यहाँ पे डिस्कशन करते रहे, बातों में उलझे रहे, हम यहाँ पे छोटे मोटे एक्ट लाके इनको खुश करते रहेंगे, 5-10 साल करके एक एक एक्ट लाएंगे, इनका टाइम बर्बाद करवाते रहेंगे और अल्टीमेटली उन एक्ट में इनको कुछ हाथ भी नहीं लगेगा। जैसे 1892 का जो आपका काउंसिल एक्ट है, उसका मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे मॉडरेट्स के जो आइडियाज थे ना, वो किसी यूज के थे ही नहीं, क्योंकि आप जिस पार्टी से डील कर रहे हो वो दूसरे तरीके से मानने वाली पार्टी थी, वो पेटिशंस वाली पार्टी नहीं थी। वट इज द न्यू रियलाइजेशन? तो न्यू रियलाइजेशन क्या थी कि अब ये जो मॉडरेट फेज है ना, इसको खत्म किया जाए और अब यहाँ पे उग्र होना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, रोड पे उतरना पड़ेगा, ये सब चीजें होंगी। फिर है व्हाट इज द बिलीफ ऑफ मॉडरेट्स एंड व्हाई इट शैटर्ड? क्या बिलीफ थी मॉडरेट्स की, वो भी आप जानते हैं कि अंग्रेज हमारे देश को धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज करेंगे, अंग्रेज हमें सेल्फ रूल की तरफ गाइड करेंगे। और वो शैटर क्यों हो गई? उन्होंने भी 50 साल में देख लिया। यहां पे तो आप देख रहे कि लोगों ने देखा, यहां पे मॉडरेट्स ने भी अब देख लिया कि अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई थी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मिलिटेंट नेशनलिज्म वाज ग्रोइंग ग्रेजुअली इन द टाइम्स ऑफ मॉडरेट्स। अब ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ये जो लोग इतने उग्र हो गए थे एकदम से, क्या ये एकदम से हो गए थे? नहीं, ये धीरे धीरे आपका शुरुआत हो चुकी थी मॉडरेट्स के ही फेज में। लोगों में गुस्सा था, लेकिन ऑर्गेनाइज एफर्ट कोई नहीं हो रहे थे, ना ही कोई इतना बड़ा एकदम से इवेंट हुआ जिसकी वजह से लोग उसको शो करें अपने मिलिटेंट नेशनलिज्म को। फिर है मिलिटेंट नेशनलिज्म फाउंड इट्स एक्सप्रेशन इन एजिटेशन अगेंस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको बता दिया, जब 1905 में बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा गया, तब यहां पे लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। पीपल्स वर एजुकेटेड एंड हाईली कॉन्शियस, टेम्पर ऑफ इंडिया वॉज चेंज। लोग अब भारत के एजुकेटेड हो चुके थे, हाईली कॉन्शियस थे, उनको पता था क्या हो रहा था, जागरूकता उनके अंदर काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया का एक टेम्पर था ना, टेम्परामेंट, जो दिमागी एक आपकी जो धुन होती है, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडरेट्स वर ऑफ नो यूज एज ब्रिटिश वर नॉट एक्सेप्टिंग देम। अब देखिए हुआ क्या, ये वो समय था, इससे पहले तक तो कम से कम ब्रिटिश जो थे वो थोड़ा बहुत जो हमारे मॉडरेट्स लीडर थे उनके कहने पे कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स ला भी रहे थे, हालांकि उनका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि हाँ कि अंग्रेज सुन रहे हैं। लेकिन अब ये वो टाइम आ गया था जब मॉडरेट्स बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया था, उनकी किसी भी बात को अब सुनना बंद कर दिया था। नाउ डिमांड ऑफ विगरस मूवमेंट वॉज अरोज। अब यहाँ पे डिमांड उठती है कि अब ये जब सब कुछ फेल हो गया है तो एक विगरस मूवमेंट हमें यहाँ पे शुरू करनी पड़ेगी, दमदार मूवमेंट हमें यहाँ पे शुरू करनी पड़ेगी। तो सम क्लियर रियलाइजेशंस अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, कुछ रियलाइजेशन थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड, उनको जरा जान लीजिए। पहला, लोगों के मन में ये क्लियर हो गया था कि एनरिचमेंट ऑफ ब्रिटेन एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। सभी लोग ज़्यादातर एजुकेट हो चुके थे, जो एजुकेटेड थे वो रूरल एरियाज में, या जो लोग इलिटरेट थे वहाँ तक इस ज्ञान को पहुँचा रहे थे, बहस करते थे, समझाते थे हर तरीके से। ये हमारे मॉडरेट्स की एक अचीवमेंट भी थी। तो यहाँ पे लोगों को ये क्लियर हो गया था कि जो ब्रिटेन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहेगा अच्छे से अच्छा, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, सारी फैसिलिटी होगी, किसके कॉस्ट पे? इंडिया की कॉस्ट पे। इंडिया से लूटेंगे और ब्रिटेन को चमकाएंगे, ये क्लियर था। दूसरा है नो होप फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया अनलेस इंपेरियलिज्म रिप्लेस्ड बाय सेल्फ रूल। ये क्लियर हो गया था कि कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया की नहीं हो सकती जब तक इस साम्राज्यवाद को, इंपेरियलिज्म को यहां से हटा के खुद का स्वराज्य हम नहीं लेके आएंगे। ये क्लियर हो गया था। अभी तक क्या था कि हमें थोड़ा सा रूल दे दो, हमें थोड़ा सा अधिकार दे दो, हमें भी अपने साथ काउंसिल में बिठा लो, हमें थोड़ा सा पैसा खर्चने का अधिकार दे दो। अब क्या क्लियर हो गया था? सेल्फ रूल ही लाना पड़ेगा। तीसरी रियलाइजेशन थी इंडस्ट्रीज कुड नॉट फ्लरिश्ड। देखिए, जब कोई क्रांति होती है दोस्तों, तो उसमें पैसा भी काफ़ी लगता है। पैसा लगाने वाले लोग उस समय पे कौन थे? जो इंडस्ट्रीज चलाने वाले इंडियन थे, जो थोड़ी बहुत जो भी इंडस्ट्रीज थी, या जो कैपिटलिस्ट थे। तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करना चाहते हो, आपके जो मॉडर्न वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले थे, अगर उनको अपनी तरक्की कुछ करानी है, अगर उनको जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स, उनसे बचना है, तो खुद अपना यहाँ पे रूल लेके आना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। चौथा था evil consequences of the foreign rule in the disastrous famines from 1896 to 1900 which took 90 lakh lives। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि साल दर साल कुछ चीज़ें होती गई। 1892 में एक काउंसिल एक्ट आया,
जो किसी काम का नहीं निकला। लोगों में गुस्सा हुआ। उसके बाद लोगों ने देखा सिर्फ 5 साल के अंदर करीब 1 करोड़ लोग, 90 लाख लोग हमारे मारे गए। क्यों? क्योंकि इविल कॉन्सिक्वेंसेस जो थे, जो ये इतने बुरे परिणाम निकल के आ रहे थे अंग्रेजी लूट के, उसके कारण कि हमारे देश में अकाल पड़ रहा था, भुखमरी हो रही थी और इंग्लैंड में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खूब पैसा खर्च किया जा रहा था यहाँ से लूट लूट के। इवन यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इतना करप्शन करते थे कि वहां पे जाके वो टॉप रिचेस कहलाते थे। फिर इसके बाद देखिए पॉलिटिकल इवेंट्स, रियलाइजेशन बाय सम पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ ऐसे राजनीतिक कारण बने जिनसे और रियलाइजेशन आई। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मैंने बता दिया ये एक फरेब था, एक ब्रिटिश ट्रिचरी थी, एक धोखा था। 1892 का जो काउंसिल एक्ट था, पिछली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया था। फिर है अगला जो होता है वो है नातू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड इन 1897। ये देखिए बलवंत राव नातू और उनके जो भाई थे, इनको बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए डिपोर्ट कर दिया गया। इनको जेल में भी बंद कर दिया गया, कोई कारण वगैरह नहीं बताए गए। वो लोकमान्य जो हमारे तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक जो हमारे थे, उनसे जुड़े हुए थे। जब लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्या बिना रीजन के भी ऐसे उठाया जा सकता है, किसी को एक तरीके से किडनैप किया जा सकता है, उनको जेल में बंद किया जा सकता है, देश निकाला दिया जा सकता है, तो यहाँ से काफी ज्यादा गुस्सा लोगों में हो गया। फिर है शोइंग द फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन एज एन ऑफेंस इन 1898। दोस्तों, जब आप उस समय पे ब्रिटिश लोगों से खुश नहीं हो और अगर आप अपने यहाँ पे डिसअफेक्शन दिखा रहे हो कि हमें आपसे कोई लगाव नहीं है और आप यहाँ पे अलगाव उनसे कर रहे हो, उनसे अलग हो रहे हो, तो इसको जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक ऑफेंस करार दे दिया 1898 में बाय कानून कि अब आप अपने यहाँ पे अपनी पॉइंट भी नहीं रख सकते, आप हमसे अलग जुदा कोई राय भी नहीं दिखा सकते। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रेस इन 1904, 1904 में जो प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, उन पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया गया और उसके जरिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई ताकि जो मैसेजेस हैं, जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल अवेयरनेस या सोसाइटल अवेयरनेस लाने की जो जरूरत थी उसको रोका जाए। फिर है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लोकमान्य तिलक एंड अदर प्रेस एडिटर्स, जो हमारे लोकमान्य तिलक थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको कई बार जेल में बंद किया गया। जो अदर जो प्रेस के एडिटर्स थे, जो ये फैला रहे थे सारी नॉलेज, उनको जेल में बंद कर दिया गया। These actions means that no new political rights and taking existing one too। ये जो सारे एक्शन हुए इतने सारे, इनसे लोगों ने ये जान लिया कि कोई नए पॉलिटिकल अधिकार तो मिलने की बात अब छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो हमारे जो पुराने अधिकार हैं उनको भी ये छीन रहे हैं, चाहे वो प्रेस है, चाहे डिसअफेक्शन दिखाना है, चाहे हम मान लीजिए कुछ अगर बोल रहे हैं तो उसको ऑफेंस करार कर रहे हैं। फिर देखिए अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन का क्या चल रहा था, एजुकेशन वॉज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। ये वो समय आ गया था जब अंग्रेजों ने ये देख लिया कि जो इंडियंस हैं ये एजुकेटेड होते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं उतने ज़्यादा ये हमारे खिलाफ जाते जा रहे हैं। तो जो एजुकेशन थी उसको इन्होंने धीरे धीरे करके प्रमोट करना बंद कर दिया और जो एजुकेशन की प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल रुक गई। मतलब कि कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा था नए स्कूल्स और कॉलेजेस बनाने पे, स्कॉलरशिप वगैरह देने पे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ट्राइड टू डिस्करेज हायर एजुकेशन, उन्होंने क्या कोशिश की, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे बड़े, कि जो हायर एजुकेशन है उसको डिस्करेज किया जाए। किस तरीके से आप हायर एजुकेशन को डिस्करेज कर सकते हैं, वही फिर से आप कॉलेजेस ही मत बनाइए, स्कूल्स ही मत बनाइए, उनको फंड मत दीजिए, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको फंड मत दीजिए, ठीक है, स्कॉलरशिप मत दीजिए। तो यहां पे डिस्करेज करने की कोशिश की गई। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन, फिर एक यहाँ पे 1904 में एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है जिससे हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे इसी का पार्ट 2 कि जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो क्यों बढ़ा, उसके और आगे कारण क्या थे, जरा इसको जानिए। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विद द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी जब खत्म हुई तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आने लगा। क्या कारण थे, जरा उसको देखिए। सबसे पहले है फेथ इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट वी हैव द कैपेसिटी टू गवर्न आवर कंट्री। हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके अंदर ये फेथ आ चुका था। इससे पहले वो क्या सोच रहे थे कि अंग्रेज ही मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, अंग्रेज ही डेमोक्रेसी लेके आएंगे, शायद कभी अंग्रेज ही हमारे देश को सेल्फ रूल की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन अब लोगों के अंदर ये आ गया था कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम गवर्न कर सकते हैं
क्योंकि इसका रीजन क्या था, एक तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जो इतने दिनों से जो पेटिशंस वगैरह साइन कराई जा रही थी, जो स्पीचेस दी जा रही थी, जो लोगों को एजुकेट करते करते ये खुद एजुकेट हो रहे थे, हमारे नेशनलिस्ट जो ये वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे, दुनिया को देख रहे थे, तो इनको काफ़ी सारा यहाँ पे ये एक कैपेसिटी जो थी वो इनके अंदर बन गई थी कि हम अपने देश को चला सकते हैं। इससे पहले तो इवन लोग ये मानते थे कि हम देश को चला ही नहीं सकते, अंग्रेज ही अच्छे हैं, इन्हीं को चलाने दो। इसके बाद है दोस्तों, आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन कंडीशन इज इन ओन हैंड्स एंड टॉट पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। हमारे नेताओं के मन में ये क्लियर हो चुका था कि जो हमारी जो कंडीशन है ना वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर इसको सुधारना है तो अपने खुद के हाथों में लेना होगा। और लोगों को यहाँ पे फिर इन्होंने जागरूक करना शुरू किया कि आप स्ट्रोंग हो जाओ और निडर हो जाओ, फियरलेस हो जाओ, अपने हाथ में ही अपनी किस्मत है, आप खुद ही अपना सब कुछ करना है। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे क्या कहते हैं इस बात के ऊपर जरा देखिए, वीकनेस इज द बिगेस्ट सिन इन दिस वर्ल्ड एंड ही आस्क्ड इंडियंस टू गिव अप द पास्ट ग्लोरीज। ये कहते हैं कि जो वीकनेस है, जो एक कमजोरी है ना, दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। देखिए, जब कोई यहाँ पे आपके ऊपर हमला करता है, आपके खिलाफ कुछ काम करता है, अगर कोई गलत आदमी है तो वो कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उस बात को छोड़िए, अगर आप उसको सहन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कमी आपकी है। वीकनेस से बड़ा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है। एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हैं, आप हारे या जीते उसका फिर मैटर ही क्या रह जाएगा, अगर आपने हार्ड ट्राई किया है, अगर आपने मेहनत की है तो। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमारी जो पास्ट ग्लोरीज है ना, उनको अब हमें छोड़ देना चाहिए। कब तक आखिर हम इस गुलामी में जीते रहेंगे, बस अपने पास्ट को याद कर करके कि पास्ट हमारा बड़ा अच्छा था। पास्ट में तो आप नहीं जी रहे हो ना, पास्ट को आप सिर्फ याद ही कर सकते हो। आज अपनी जो कंडीशन है उसको तो देखो क्या कंडीशन हो चुकी है, उसके लिए काम करो। फिर है इमरजेंस ऑफ बिलीफ ऑफ सेल्फ एफर्ट। यहाँ पे एक नई बिलीफ लोगों में आ गई थी कि अब सबको सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से एफर्ट लेने होंगे। कोई आपके लिए ना ही तो सिर्फ जो आपके नेशनलिस्ट लीडर हैं, ना तो अकेले वो सब कुछ कर सकते हैं, ना एजुकेशनिस्ट जो हैं वो कर सकते हैं। आपको हर एक इंसान को अपनी लाइफ के लिए अब एफर्ट करना होगा। द आइडिया दैट ओनली होप फॉर इंडिया इज मासेस अपर क्लास इज वीक एंड डेड नाउ। ये आइडिया दिमाग में आ चुका था कि इंडिया में 99% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो है आपके इंडियन मासेस। इंडियन मासेस का क्या मतलब है, जो भारत की पूरी पॉपुलेशन थी, जो कुल मिला के गरीब लोगों की ही बनी हुई थी। जैसे आपके किसान हैं, आपके मॉडर्न वर्कर्स हैं, आपके पुराने जो आर्टिशन है वो हैं, जो लेबरर है, जो भी मतलब जो रूरल एरियाज में ज़्यादातर रह रहे हैं और जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन्हीं को कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपर क्लास है ना वो वीक है और डेड है। क्यों वीक और डेड है? अपर क्लास, पहली बात, जब आपके पास 1% लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या फिर किसी ना किसी रूप में अगर आपको अंग्रेजों से कोई पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स को मिल रहा था, मनी लेंडर्स को मिल रहा था, तो वो लोग एक तो वीक हैं, ऊपर से वो डेड है पूरी तरीके से। वो आपके लिए कुछ भी क्यों करेंगे? उनके अंदर दम कहां से आएगा? ना तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऊपर से उनको फायदा मिल रहा है। तीसरा, जब उनकी लाइफ ठीक चल रही है तो वो क्यों ही कुछ सोचेंगे करने की। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया था। फिर है रियलाइजेशन ऑफ इमेंस सेक्रीफाइस टू विन। ये भी लोगों के अंदर आ गया था कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी तक ये आइडिया नहीं था सेल्फ सेक्रीफाइस वाला, अब लोगों में आ गया था कि हाँ, सेक्रीफाइस मतलब कि बलिदान तो हमें देने होंगे। दोस्तों फिर देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विद द एंड ऑफ 20th सेंचुरी। जो मॉडर्न एजुकेशन थी और जो उसके बाद भी लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट थी 20th सेंचुरी की शुरुआत में, विद द एंड ऑफ यहाँ पे 19th सेंचुरी है ये, नॉट 20th सेंचुरी। तो जो थी उसके चलते हुए क्या मिलिटेंट नेशनलिज्म में आगे तरक्की हुई उसको जानते हैं। इन दिस टाइम पीपल वर बीइंग एजुकेटेड इन लार्ज नंबर्स। आप जानते हैं हमारे जितने भी जो लीडर्स थे, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, जिनके पास पैसे थे, वो अपने खुद के स्कूल्स बनाने लगे थे, टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर्स बनाने लगे थे। कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे, कुछ लोग बाहर जाके पढ़ के आ रहे थे। तो भारी मात्रा में हमारे जो इंडियंस थे वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। सम गेटिंग लो सैलरीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों कुछ को क्लर्क बनाया गया, लो पोस्ट पे रखा गया, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी अपने इंग्लिश काउंटर पार्ट के मुकाबले में। जो एक सेम पोस्ट पे एक इंग्लिश मैन अगर बैठा है, मान लो उसको $100 तनख्वाह दी जा रही है, तो इंडियन को $20 दी जा रही है, कुछ ऐसा सा हिसाब किताब था। तो पहली बात तो जो एजुकेटेड थे उनमें दो तरीके के थे। एक थे जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी लेकिन कम सैलरी मिल रही थी, दूसरे थे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रही थी। ठीक है,
क्यों नहीं मिल रही थी एम्प्लॉयमेंट उनको? क्योंकि आपके काफ़ी सारी पोस्ट पे अंग्रेज या यूरोपियंस भी भरे हुए थे। सो बोथ टाइप ऑफ पीपल, तो ये जो दोनों ही तरीके थे ना जिनको मिली थी या नहीं मिली थी, ये रेडिकल नेशनलिज्म जो था ना, जो रेडिकल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स थी तुरंत बदलाव लाने वाली, जो यहाँ पे एक उग्र वाली, उसकी तरफ ये भी लोग बढ़ने लगे कि कुछ तो करना पड़ेगा। मोर ओवर चेंज इन आइडियोलॉजी आफ्टर एजुकेशन, और एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? आइडियोलॉजी चेंज होने लगी, सेल्फ रूल की तरफ लोग जाने लगे ज़्यादा। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड यूरोपियन वर्ल्ड, दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री जब लोगों ने पढ़ी, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या था, रीसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री क्या थी 1900 के आसपास में, कि आप पढ़ रहे हो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और एकदम से बड़ी जोरदार तरक्की हुई, क्यों ना वो इंडिया में हो जाए, ये लोगों के मन में आइडिया आया। दूसरे आइडियाज़ है कि कैसे आपकी लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन आए फ्रांस में, क्यों ना वो इंडिया में आ सकता है। कैसे अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद कराया, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन लोगों ने पढ़ा। तो ऐसी जितनी भी जो क्रांतियाँ थी, जो भी तख्ते पलट वगैरह हुए थे, उन चीज़ों को पढ़ के, और जो यूरोपियन वर्ल्ड की नॉलेज थी नई, वेस्टर्न साइंसेज को पढ़ के लोगों के मन में काफ़ी सारा विश्वास यहाँ पे आने लगा। फिर इसके बाद है एंकरेजमेंट बाय इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस इन ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। क्या कुछ ऐसा भी हो रहा था वर्ल्ड अफेयर्स में जिसको जान के लोगों के अंदर ये मिलिटेंट नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी? इसका मतलब क्या वर्ल्ड में कहीं ऐसे उग्र बदलाव आ रहे थे? उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले है राइज ऑफ मॉडर्न जापान इन 1868 ओपन्ड द आइज ऑफ एशियंस। देखिए एशिया के जो भी जितनी भी कंट्रीज थी वो लगभग सभी की सभी पुअर थी। आपका चाहे चाइना था, इंडिया, जापान, वियतनाम, कोई भी आप ले लीजिए, सभी के सभी गरीब थे, ठीक है ना। वेस्ट थोड़ा पहले से ज़्यादा तरक्की करने लगा था। ये बात हो रही है आपकी 16th, 17th, 18th सेंचुरी के आसपास की, 19th सेंचुरी के आसपास की। तो इसमें क्या हुआ, राइज होता है मॉडर्न जापान का। मॉडर्न जापान में क्या होता है, तख्ता पलट होता है और वहाँ पे 1868 में एक नया रूल स्थापित होता है। उसमें क्या हुआ, लोगों ने देखा, एशिया के लोगों ने देखा कि हमारी ही एक कंट्री हमारे आसपास की, वहाँ पे जबरदस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है जापान में, ठीक है। दूसरा उन्होंने देखा मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है, खुद की मिलिट्री। तीसरा उन्होंने देखा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उन्होंने मॉडर्न अपनी बनाई है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। चौथा उन्होंने देखा कि एजुकेशन में वो खुद की एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। अब जब आप अपने आसपास के लोगों को तरक्की करता हुआ देखोगे, जो आप जैसे ही हैं, कुल मिला के आप जैसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, आप जैसे ही हालातों में से निकल के अगर वो कुछ करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे जो चाइना था, जो इंडिया था, ये जो कंट्रीज थी, ये जापान से इंस्पिरेशन ले रही थी इस समय पे। एक विश्वास लोगों के मन में आया। इसके बाद एक विश्वास और आया, डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान इन 1905 एक्सप्लोडेड द मिथ्स ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी एंड इट क्रिएटेड एंथुसियाज्म इन एशिया। दोस्तों रशिया आज भी सेकंड मोस्ट पावरफुल है। सीक्रेट चीज़ें इनकी काफ़ी सारी चलती रहती है, क्या पता नंबर 1 पे पावरफुल हो। ये उस समय पे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, रशियन एम्पायर चलता था, जार का शासन था, अलग ही लेवल था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रशिया था ना, इतनी बड़ी कंट्री, और जापान एक छोटी सी कंट्री, उसने इतनी जल्दी अपने आप को इतनी तरक्की करके 1868 के बाद इतनी मिलिट्री को ज़बरदस्त बना के क्या किया, रशिया को हरा दिया। जब आपने एक वेस्टर्न कंट्री को हराया, रशिया को, जो वेस्ट और एशिया दोनों में ही आती है बेसिकली, यूरोप और एशिया में, लेकिन आपने जब एक यूरोपियन कंट्री को हरा दिया, एक एशियन कंट्री जो छोटी सी है, तो आपके अंदर अपने आप विश्वास आ जाएगा। और एक जो ये मिथ लोगों में बना हुआ था ना कि जो आपके यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, यूनाइटेड किंगडम है, इनको हराया ही नहीं जाता, ये मिथ भी बस्ट हो गया और एशिया के लोगों में नई एंथुसियाज्म यहाँ पे आ गई, नई एक जोश आ गया। New thought spread that if Japan could win over Russia, then India can win over England। दोस्तों जब आप इतने बड़े रशिया के ऊपर इतना छोटा सा जापान अगर यहाँ पे जीत हासिल कर सकता है, तो इतने से यूनाइटेड किंगडम के ऊपर साइज में इतना बड़ा जो इंडिया है, वो इतने सारे जिसमें लोग हैं ब्रिटेन से 10-20 गुना ज़्यादा, वो क्यों नहीं कर सकते जीत हासिल। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ आयरलैंड। अब यहाँ पे आयरलैंड में भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुई थी, क्रांतिकारी, उन्होंने भी जीत हासिल की। इजिप्ट में भी हुआ ऐसा, टर्की में भी हुआ, चाइना में भी हुआ। तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि अगर मासिस जो हैं, जो आम जनता है, अगर वो इकट्ठा हो गई, अगर वो यूनिटी उनके अंदर आ गई, तो आप कुछ भी फेस कर सकते हैं, आप कोई भी बदलाव ला सकते हैं। और ये रियलिटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री यही बताती है। नीड ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड पेट्रियटिज्म वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे
जो पैट्रियोटिज्म है और जो सेल्फ सेक्रीफाइस है उसको, उसकी जो ज़रूरत थी ना उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। मतलब ये मान लिया गया कि अब सेक्रीफाइस करना है, करेंगे, बस ये वाली बात आ गई थी। दोस्तों अब हम यहाँ पे जानेंगे लोकमान्य तिलक एंड अदर मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मिलिटेंट्स वर एग्जिस्टेड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट। मैंने आपको बता दिया ये शुरू से एग्जिस्ट करते थे, बस इनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें कौन थे? हमारे बाल गंगाधर तिलक, जो लीडर्स हैं उनके बारे में हम फिलहाल बात करें, है ना। कब पैदा हुए थे? 1856 में। इन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी लाइफ थी वो डिवोट कर दी नेशनल मूवमेंट के लिए। इन्होंने काफ़ी यूनिक काम किए, इनके काम के बारे में हम जरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। सबसे पहले तो पढ़े लिखे थे, 2 न्यूज़पेपर इन्होंने यहाँ पे फाउंड किए। एक था इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा था मराठी में। मराठी में क्या था? केसरी, मतलब कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ताकि जो लोग हैं, जो रूरल मासिस हैं, वो समझ सके, है ना, उनको समझाने के लिए केसरी की यहाँ पे शुरुआत हुई। अब ये जो केसरी था ना, इसके कॉलम्स में क्या लिखा जाता था? आइडियाज ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट। यहाँ पे लोगों को समझाया जा रहा था लगातार कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर हमें यहाँ पे होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब है कि सबसे पहले अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा और खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। करेज की यहाँ पे बात होती थी, लोगों में जोश जगाया जा रहा था, और सेल्फलेस फाइट की यहाँ पे बात हो रही थी कि खुद की चिंता किए बिना, खुद की फैमिली के, खुद के छोटी संकीर्ण मानसिकता को दूर रख के और कैसे हमें देश के लिए या सोशल गुड के लिए काम करना पड़ेगा। 1893 में क्या होता है? ही स्टार्टेड यूजिंग गणपति फेस्टिवल टू प्रोपेगेट नेशनल आइडियाज थ्रू सॉन्ग्स एंड स्पीचेस। जब यहाँ पे महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल होते थे तो उसमें इन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपने आइडियाज़ को, जो नेशनल आइडियाज़ तो उनको फैलाते थे। देखिए सबसे पहले तो गणपति फेस्टिवल में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, भीड़ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों तक आप आसानी से मैसेज पहुंचा पाओगे। दूसरी बात, इन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को रिलीजन के साथ मिक्स कर दिया ताकि लोग और ईजिली उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सके। यहाँ पे गाने गाए जाते थे, स्पीचेस दी जाती थी, तो इंटरकनेक्ट इन्होंने कर दिया। फिर उसके 2 साल बाद इन्होंने क्या किया? एक शिवाजी फेस्टिवल जो वहाँ पे होता है उसमें अपने नेशनलिज्म के आइडियाज़ को प्रीच करना शुरू कर दिया, शिवाजी के एग्जाम्पल दे देके। शिवाजी जो थे मराठाओं के लिए, पूरे इंडिया के लिए सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है कि कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे मुगल एम्पायर को उन्होंने और उनके आने वाले वंश ने धीरे धीरे क्रश किया। तो वो ब्रेवरी के सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में से ही निकाल के या मिडिवल हिस्ट्री के ही एंड से, रिसेंट जो पास्ट था उसमें से निकाल के लोगों को एग्जाम्पल देने लगे। इससे भी काफ़ी यहाँ पे लोगों में जोश आया। 1896 टू 97 में ही ऑर्गेनाइज नो टैक्स कैंपेन। लगातार आप देख रहे हैं ना, काम करते जा रहे हैं आप ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे साल दर साल। तो इन्होंने क्या किया? नो टैक्स कैंपेन की शुरुआत की कि टैक्स नहीं देंगे। तो किसको नहीं देंगे? महाराष्ट्र के पीसेंट। अगर खेती बर्बाद होती है या बहुत ज़्यादा हाई टैक्स की डिमांड की जाती है तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इवन कुछ एरियाज में तो बात ये हुई कि टैक्स दिया ही नहीं जाएगा। आफ्टर हिज अरेस्ट इन 1897 ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज टू द ब्रिटिश। ये एक काफ़ी बड़ी सीख थी लोगों के लिए, जहाँ से लोगों ने सीखा। 1897 में इनको अरेस्ट किया गया। अंग्रेजों ने बोला, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल कुछ बातें लिखी जो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ जा रही थी सीधी। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, उन्होंने बोला माफ़ी मांगो, छोड़ देंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपोलोजाइज नहीं करने वाला। दोस्तों अगर ये माफ़ी मांग लेते तो अंग्रेजों का सर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो जाता और हमारे देश के लोगों को जब ये बात पता चलती तो सीधा सा उनका यहाँ पे जो एक मनोबल बना था वो टूट जाता कि आखिरी में होना क्या है, एंड अप कैसे करना है, जाके कमजोरी दिखानी है और फिर झुक जाना है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई, दमदार लीडर थे वो इन्होंने दिखाया, कोई माफ़ी नहीं मांगी। इससे लोगों के अंदर जोश और जुनून आ गया। लोगों ने देखा कि ये एक लीडर है जो सेल्फ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, जेल में रहने को तैयार है, अंग्रेजों की मार और उनका शोषण सहने को तैयार है। ही बिकेम अ नेशनल सिंबल ऑफ न्यू नेशनल स्पिरिट। तो यहाँ पे ये क्या बन गए? पूरे राष्ट्र के ही सिंबल बन गए। पूरा राष्ट्र इनको देखने लगा। जितने भी एजुकेटेड जो लोग थे या जहाँ तक भी रूरल मासिस में ये खबर जा पा रही थी, सभी के अंदर एक जोश की लहर आ गई। अब देखते हैं अदर मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो थे। सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट वो स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी। आपको पता है 1905 के आसपास में, 1904-03 के आसपास में ये हमारी जो मूवमेंट है दूसरी, जिसका दूसरा फेज शुरू हुआ था, ये शुरू हो चुकी थी। बाकी के जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर थे वो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरबिंदो घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। इनके जो काम है वो हम आगे अब डिस्कस करते ही रहेंगे। दे डिक्लेयर्ड द नीड ऑफ सेक्रीफाइस एंड सफरिंग्स। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे
हमें सफ़र करना पड़ेगा। बिना सफरिंग के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अंग्रेजों के हाथों सफ़र करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। घर में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। देयर स्पीचेस कंटेंड फुल बोल्डनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब ये स्पीच देते थे तो उसमें पूरी ब्रेवरी होती थी, बोल्डनेस होती थी और सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर ये भर दिया करते थे। दे ऑल कंसिडर्ड सेल्फ सेक्रीफाइस ग्रेटर देन कंट्री। इन्होंने बोला खुद का जो बलिदान है वो देश के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमें देश के लिए बलिदान देना ही होगा, बलिदान हो जाएंगे। They had the deep faith in strength of masses and direct political action। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनको विश्वास था मासिस में, हमारे रूरल पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में, जो आम नागरिक थे, जो किसान थे, जो महिलाएं थी, जो सभी वर्ग थे, सभी जाति थी, सभी रिलीजन थे, उनके अंदर इनका सबसे ज़्यादा विश्वास था। और ये मानते थे कि हमें डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन लेने होंगे। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन क्या होता है? सीधा सा एक पॉलिटिकल रूल आपके सामने चल रहा है, उसको आपको हटाना है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन। उसके लिए अब क्या क्या आप यहाँ पे तरीके अपनाएंगे वो आप देख सकते हैं। बाय 1905 इंडिया पोजेस द मच एक्सपीरियंस्ड educated political agitators and strugglers, they took national movement and on another level। 1905 तक आते आते क्या हो गया था दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके थे, 50 साल से एक्सपीरियंस ले रहे थे। 1858 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में भी काफ़ी कुछ सीखा था, दुनिया भर को देख रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ चुका था, काफ़ी सारी मेहनत ये लोग कर चुके थे। दोस्तों अब जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स के बारे में। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। बंगाल सबसे बड़ी प्रोविंस थी, एक उस टाइम पे काफ़ी बड़ी प्रोविंस थी। तो जो बंगाल प्रोविंस थी उसको 2 टुकड़ों में बांटने की यहाँ पे कोशिश की गई थी और बांट दिया गया था। जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं ये मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेटेड था, 58% इसमें मुस्लिम थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके। और इधर जो आपका ये रेड वाला एरिया है इसमें मोस्टली आपके हिंदूज वगैरह थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, दिस वॉज द चांस टू एंटर सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनलिज्म। ये जो एक मौका आया था, एक इवेंट हुआ था ये 1905 में, ये इसने मार्क किया, यहाँ से शुरुआत होती है हमारी न्यू नेशनलिज्म की, नई दूसरी सेकेंड फेज की। लॉर्ड कुर्जो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे थे, वाइसरॉय थे। उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड आसाम, ये वाला ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम, रिमेन पार्ट्स ऑफ बंगाल ये वाला, जिसमें आपका बिहार, उड़ीसा और आपका ईस्टर्न बंगाल का एरिया आता है। एक्सक्यूज क्या दिया ब्रिटिशर्स ने कि हम इसको इसलिए इसके टुकड़े कर रहे हैं बंगाल के, ताकि इसको एडमिनिस्टर किया जा सके, क्योंकि ये बड़ा बहुत है, ताकि इसमें हम प्रशासन अच्छे सुचारू रूप से चला सके। जबकि हमारे जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे थे कि आप एक काम करो, जो उर्दू लैंग्वेज के जो लोग हैं उनको अलग से सेपरेट कर दो, जो आपके यहाँ पे उड़िया बोलने वाले जो लोग हैं उनको अलग कर दो एक तरफ, और जो बिहार तरफ के लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं उनको अलग कर दो। तो ऐसे कर दो, भाषा के आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना दो, ताकि आप उनको फिर अच्छे से यहाँ पे हैंडल कर सको। लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो धर्म के आधार पे भी इसको सेपरेट कर दिया गया। बट द रियलिटी वॉज, तो सच्चाई क्या थी, दैट डिवाइडिंग बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो ब्रिटिश शासन इंडिया में चल रहा था इसको बचाने के लिए बंगाल को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो ये बंगाल है ना हमारा, ये बन चुका था उस टाइम पे एपी सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। यहीं से सारी पार्टीज ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कर रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो बनी थी, आपके काफ़ी सारे न्यूज़पेपर यहाँ से निकलते थे, ब्रह्मो समाज यहाँ से निकला था, स्वामी विवेकानंद यहीं से थे। तो मोस्टली जो वर्क हो रहे थे वो यहीं से हो रहे थे। तो इसको डिवाइड करने का मतलब था लोगों को अलग अलग कर देना, मतलब कि ताकि लोगों में कम्युनिकेशन कम हो जाए। सो बिकॉज बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ मोस्ट एजिटेशन एंड एक्टिविटीज, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया दोस्तों। फिर देखिए इनिशियल रिएक्शन क्या होती है बंगाल के पार्टिसिपेशन के बाद। क्लियरली ओपोज्ड बाय द लीडर्स ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो पूरी इसके सख्त खिलाफ थी। अब यहाँ पे ये क्यों बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो मॉडरेट्स थे अब वो बिल्कुल भी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे। जो मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, चाहे कोई भी हो, पूरी कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थी। अब उनको पता चल चुका था ईविल का। ऑल क्लासेस शोड स्पॉन्टेनियस अपोजिशन टू दिस पार्टीशन,
कोई भी क्लास हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, उन सबको अब ये बिल्कुल यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके खिलाफ चले गए थे। नेशनलिस्ट लीडर्स टुक इट एज अ चैलेंज टू नेशनलिज्म एंड ब्रिटिश वांटेड टू वीकन द मूवमेंट। हमारे जो राष्ट्रवादी लीडर्स थे जितने भी, उन्होंने ये साफ साफ जान लिया था कि ये जो पार्टीशन किया गया है ये हमारे नेशनलिज्म को चैलेंज है, हमारी मूवमेंट को वीक करने के लिए है, लोगों को अलग थलग करने के लिए है। दिस वॉज ऑल्सो द बिग ब्लो टू द ग्रोथ ऑफ बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दोस्तों जो बंगाल की लैंग्वेज थी, जो लिटरेचर था, उसके खिलाफ भी एक काफ़ी बड़ा ब्लो था। तो लोगों को यहाँ पे इससे भी काफ़ी सारा गुस्सा लोगों के अंदर आ गया। दिस स्टेप वॉज द अटर डिसरिगार्ड टू द पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे जो पब्लिक चाह रही थी, जो पूरा ही बंगाल चाह रहा था, उसके सख्त खिलाफ ये चीज़ यहाँ पे हो गई थी। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट कैसी थी, क्या लोगों ने इसका विरोध किया? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर आपकी जो नेशनलिज्म की जो एक हमारा आंदोलन था उसको आगे बढ़ते हुए। एंटायर लीडरशिप वेदर द एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ऑल वर यूनाइटेड अगेंस्ट पार्टीशन। सारे के सारे यूनाइटेड हो गए। पहले मतांतर थे लोगों के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थोड़ा अलग वे में चलते थे, मॉडरेट्स अलग वे में, लेकिन यहाँ पे सब एक थे, यूनिटी थी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। जब ये जो आपका पार्टीशन था ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, सिर्फ इसके बारे में जानकारी आई थी, इसके बारे में एक कानून लाया जा रहा था, तब लोगों ने उससे पहले ही 1905 में 7 अगस्त को एक यहाँ पे मूवमेंट की शुरुआत कर दी विद अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन एट टाउन हॉल कलकत्ता। ये आपका यहाँ पे टाउन हॉल है कलकत्ता का, फेमस बिल्डिंग थी। यहाँ पे मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रदर्शन हुए। एंड फ्रॉम देयर डेलीगेट्स वर डिस्पर्स टू स्प्रेड द मूवमेंट। और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे इस टाउन हॉल के पास, जितने भी आपके एजुकेशनिस्ट थे, लीडर थे, जो भी किसी भी किस्म के लीडर थे। और फिर यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद वो फैल गए पूरे बंगाल में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में, इस चीज़ को फैलाने के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। एक्टिविटीज़ वर सीन लाइक, काफ़ी यूनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे पहली बार देखी जा रही थी। हड़ताल देखी जा रही थी, लोगों ने फास्ट किया, व्रत किया इसके खिलाफ। पीपल वॉक्ड बेयर फुटेड एंड बेथड इन गंगा। लोगों ने जाके नंगे पैर गए और जाके गंगा में नहाने लगे। इस तरीके के प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे थे पूरे बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इस समय पे वंदे मातरम को कंपोज किया एंड इट वाज संग बाय पीपल इन स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल। और पूरा जो बंगाल था, गलियों गलियों में वंदे मातरम जो था, मतलब कि मातरम के बंदे, मतलब कि भारत माँ के बंदे जो है जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो इस लैंड के जो बंदे हैं बंगाल के, है ना, तो वो यहाँ पे गाने लगे और ये क्या बनता चला गया, नेशनल सॉन्ग। ऑन दिस डे सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वॉज यूज्ड इन अ यूनिक वे। इसी दिन पे लोगों ने रक्षाबंधन बनाया। कैसे बनाया कि जो दोनों पार्ट थे, जो डिवाइड किए गए थे, वहां के लोग एक दूसरे को राखी बांधने लगे कि हम अलग नहीं हो रहे हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधनी शुरू कर दी। आनंद मोहन बोस फाउंडेड द फेडरेशन हॉल टू मार्क द इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनिटी ऑफ बंगाल एंड एड्रेस्ड 50,000 पीपल्स। ये काफ़ी बड़ा इवेंट था। यहाँ पे फेडरेशन हॉल की स्थापना की जो आनंद मोहन बोस थे। आनंद मोहन बोस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पोस्ट करके। तो यहाँ पे जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने 50,000 लोगों को एक बार में एड्रेस किया। ये बड़ी मूवमेंट थी। आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ा क्या है, आप उस समय पे सोच के देखिए, 50,000 लोगों को एक बार में स्पीच देना, एड्रेस करना, कितनी बड़ी बात थी। अब हम देखेंगे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। दोस्तों आगे क्या होता है, नाउ मोर पॉजिटिव एक्शंस वर रिक्वायर्ड टू शो इंटेंसिटी एंड पॉपुलर फीलिंग्स एंड द वे वो स्वदेशी एंड बॉयकॉट। अब यहाँ पे कुछ हमें एक्शन लेने थे, कुछ रिजल्ट लाने के लिए, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसकी इंटेंसिटी जो थी, तीव्रता जो थी, उसको भी दिखाना था। पॉपुलर फीलिंग, जो पॉपुलेशन की, जो लोगों की भावनाएं थी, उनको भी शो करना था। तो उनको शो करने के लिए, अपनी खिलाफत दिखाने के लिए बेसिकली क्या हमें शुरू करने की जरूरत थी, स्वदेशी अपनाओ और जो आपका विदेशी है उसको बॉयकॉट करो। ठीक है, स्वदेशी वॉज इमेंस सक्सेस। ये एक काफ़ी कामयाब मूवमेंट रही। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड देयर शॉप्स वर पिकेटेड। जो फॉरेन के कपड़े आ रहे थे, सबसे बड़ी अगर कोई हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी वो थी टेक्सटाइल। फॉरेन के कपड़े इंडिया में आने लगे थे, उनको जलाया गया। जो उनकी दुकानें थी उनको बंद कर दिया गया, उनके शटर डाउन कर दिए गए और उनको यूज़ करना बंद कर दिया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रेटली इंप्रूव्ड इन दिस टाइम। अब सीधी सी बात है, लोगों ने क्या देखा, स्वदेशी अपनाएंगे, फॉरेन जो है इनकी, फॉरेन की जो इकोनॉमी है, सबसे पहले अगर आपको किसी को कमज़ोर करना है तो उसके पेट पे लात मार दो, है ना, मतलब कि इकोनॉमी। अब जैसे
किसी भी कंट्री को अगर आप देखोगे, अगर उसको क्रश करना है तो आप सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को क्रश करोगे। आज की जो वॉर है वो सैन्य बल से ज़्यादा इकोनॉमी के बल पे लड़ी जाती है। आप चाइना इंडिया के बीच में जो चलता है उसके एग्जाम्पल देख सकते हो, आप बाकी कंट्रीज़ के ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान में कोई टसल होती है तो इंडिया कई बार कैसे पाकिस्तान में कुछ सप्लाईज को बंद कर देता है और कैसे फिर पाकिस्तान रोने लगता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही अंग्रेजों के साथ किया गया। उनके जो कपड़े वगैरह थे, जो फॉरेन गुड्स थे, उनको बैन कर दिया गया और उसके चलते अब लोग कपड़े तो पहनेंगे ही, तो इंडिया में दोबारा से हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलने लगी, कपड़े बनने लगे, सामान बनने लगे। नेशनलिस्ट पोइट्री, प्रोज एंड जर्नलिज्म ऑल्सो फ्लोड इन दिस टाइम। ये वो समय था जब कविताओं के जरिए और काफ़ी सारी चीज़ें लिख लिख के और हमारा जो जर्नलिज्म है उसके द्वारा इन चीज़ों को फैलाया गया, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खिल के आया, फ्लावर। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1906। तो यहाँ पे खुद की एक एजुकेशन के लिए एक नेशनल काउंसिल को फाउंड किया गया जो कि इंडिया की एजुकेशन के लिए काम करने वाली थी। वो कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। मतलब कि अब भारत जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं है, अब वो खुद को एजुकेट करने के लिए भी काम करने को तैयार है, एक काउंसिल बना के ऑर्गेनाइज वे में। नेशनलिस्ट लीडर्स ओपनड इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्निकल, लिटरेरी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे जो राष्ट्रवादी जो लोग थे जिनके पास पैसा था, उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की लोगों को एजुकेट करने के लिए, टेक्निकल में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मीन्स लिटरेचर में, भाषाओं में और फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों अब हम देखेंगे रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट। महिलाएं क्या कर रही थी? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना महिला सशक्तिकरण के बारे में कि महिलाएं भी अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ले रही थी, उनके उत्थान के लिए काफ़ी सारे काम हमारे समाज में हुए थे। और स्टूडेंट्स का क्या रोल रहा था, मतलब कि यंग जनरेशन क्या कर रही थी, है ना। स्टूडेंट्स टुक द लीड इन पिकेटिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अगवाही की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की, कि जो फॉरेन के कपड़े थे उनकी दुकानों को बंद करना, उनकी पिकेटिंग करना। ठीक है। परहैप्स द स्टूडेंट्स वर द मेन क्रिएटर ऑफ स्वदेशी स्पिरिट। ये भी हम मान सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो स्वदेशी स्पिरिट के सबसे ज़्यादा मेन क्रिएटर्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ में भाग ले रहे थे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि पहले हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि एक्चुअली में करना क्या है, लेकिन अब ये वो समय आ चुका था, जो यंग जनरेशन थी वो स्पेशली जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाकी के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो यहाँ पे इनको एक गाइडेंस मिल गई थी। गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस्ड देम बाय। गवर्नमेंट ने कैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की, इस वर्ग को कैसे देखते हैं। पेनलाइजिंग एंड डिसएफिलेटिंग देयर कॉलेजेस एंड स्कूल। सबसे पहले तो इन बच्चों के ऊपर पेनल्टी लगाई गई, इनके स्कूल्स एंड कॉलेजेस को डिसएफिलिएट कर दिया गया, मतलब कि उनकी जो मान्यताएं थी पढ़ाने की वो छीन ली गई, इनको स्टूडेंट्स मतलब कि इनकी स्टूडेंटशिप जो है उसको छीनने की कोशिश की गई। फिनिशिंग देयर स्कॉलरशिप, उनकी जो स्कॉलरशिप वगैरह चलती थी उसको बंद कर दिया गया। मैनी स्टूडेंट्स वर पेनलाइज्ड, यहाँ पे ये पीई है, पेनलाइज्ड। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई, उनको कॉलेजेस से निकाल दिया गया, आइडेंटिफाई करके, है ना, कि कौन कौन थे प्रोटेस्ट में, उनको अरेस्ट किया गया और यहाँ पे पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा गया। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट वुमेन फर्स्ट टाइम टुक हाईली एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी इसमें जो वुमेन्स थी उन्होंने भी हाई पार्टिसिपेशन एक अपना रोल निभाया। वो क्या था जरा देखिए। मैनी ऑफ देम ज्वाइंड स्वदेशी एंड मैनी रिमेन्ड न्यूट्रल। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी थी, मुस्लिम्स के बारे में हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। रोल ऑफ मुस्लिम्स इन स्वदेशी मूवमेंट, मैनी ऑफ देम ज्वाइंड स्वदेशी एंड मैनी रिमेन न्यूट्रल। देखिए काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने स्वदेशी जो मूवमेंट थी, जो बॉयकॉट कर रहे थे इंग्लिश गुड्स को, उसको सपोर्ट किया, बाकियों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया उसको भी हम जानेंगे। बाकी के जो थे, मैनी वर लेड बाय नवाब ऑफ ढाका। ये जो नवाब ऑफ ढाका थे ना, जो अभी का बांग्लादेश है, जो कि एक मुस्लिम लीडर थे उस समय पे, हु वॉज गिवन 40 लाख रुपी लोन बाय ब्रिटिश। ये 14 लाख रुपए का एक लोन, या इसको ब्राइब भी कह सकते हैं, चुप बैठने के लिए या फिर नेशनल मूवमेंट के खिलाफ काम करने के लिए इनको दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। ही सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्लीड फॉर द मुस्लिम्स मेजोरिटी इन ईस्ट बंगाल। इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम्स को भड़काने की पूरे प्रयास किए, भड़काया भी। इन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ अंग्रेजों का जो ये डिसीजन है पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये सही है और ये होना चाहिए। और फिर क्या किया, इन्होंने डिमांड ये रखी कि मुस्लिम मेजोरिटी
का जो एरिया है ईस्ट बंगाल उसको अलग कर दिया जाए। तो इनका भी बंगाल के पार्टीशन में एक बड़ा रोल था। नवाब वॉज एंकरेज बाय ऑफिशियल्स एज ही वॉज यूजफुल फॉर ब्रिटिश। ये जो नवाब थे इनको एंकरेज किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा चढ़ा दिया गया बेसिकली, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे अंग्रेजों के काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे थे। एंकरेज करने का क्या मतलब है, इनको जब ज़्यादा मान्यता अंग्रेज देने लगे क्योंकि ये अंग्रेजों के काम आ रहे थे, तो लोगों ने देखा, मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से इनको काफ़ी मान्यता मिल रही है, तो हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने और ढाका के जो नवाब हैं इन्होंने मिलकर काफ़ी फ़ायदा लोगों से उठाया, है ना। इन दिस मूवमेंट peasant and masses took almost no part and the movement confined to urban पीपल्स ओनली। देखिए ये जो मूवमेंट थी इसमें जो हमारे जो पीसेंट थे, जो मासिस थे, वो गांव में रह रहे थे, उनको वो क्या ही बॉयकॉट करते, वो थोड़े से गांव में ही ज़्यादा अपने आप को कैद रखते थे कह सकते हैं हम, ना उनका मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। तो ये काम शहर में ज़्यादा हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे दुकानें ज़्यादा थी, चाहे आपकी लिकर की दुकानें हो शराब की, चाहे कपड़ों की दुकानें हो, चाहे कुछ और सामान की दुकानें हो, है ना। तो ये अर्बन पीपल्स तक ही ज़्यादा रही लेकिन सक्सेसफुल थी। अब हम देखते हैं ऑल इंडिया एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों, कि पूरे इंडिया में इसका क्या एस्पेक्ट था, क्या ये सिर्फ बंगाल के एरिया में था, पूरा इंडिया का एस्पेक्ट था। देखते हैं। इन सपोर्ट ऑफ बंगाल मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ इंडिया। तो आप देख सकते हैं बॉम्बे आपका वेस्ट में है, बंगाल आपका ईस्ट में है, मद्रास आपका साउथ में है और पूरा बाकी का नॉर्थ इंडिया भी। यहाँ पे पूरी इस जो मूवमेंट थी सपोर्ट ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ पूरे इंडिया से आवाजें उठने लगी। लीडिंग रोल टू स्प्रेड दिस मूवमेंट इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वॉज प्लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो हमारे तिलक थे वो कह रहे थे कि इस मूवमेंट को पूरा नेशन वाइड लेके जाएंगे। हमारे जो मॉडरेट्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, इसको बंगाल तक ही कन्फाइंड रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये रोल अच्छे से निभाया और इस मूवमेंट को देश में फैलाना शुरू कर दिया। तिलक सो दिस मूवमेंट ऑफ बंगाल एज अ न्यू चैप्टर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जो तिलक थे वो दूर की सोच पा रहे थे, वो दूर तक देख पा रहे थे कि बड़ा इवेंट है, ऐसा कब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा दोबारा, है ना। इससे पहले 1857 की क्रांति ही थी, इतनी बड़ी मेजर इवेंट। तो इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाए लोगों को जागरूक करने में और लोगों को एक करने में। फॉर तिलक इट वॉज द अपॉर्चुनिटी टू लीड स्ट्रगल थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो यहाँ पे पूरी देश में फैलाने का एक मौका मिल गया था। दोस्तों अब देखते हैं मिलिटेंसी टू रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पार्ट 1, कि अब ये जो मिलिटेंसी थी, जो हमने सिर्फ हथियार उठाए थे या हमने बल का प्रयोग करने की कोशिश की थी, हथियार है सच तो हमने कोई हमले नहीं किए थे लेकिन बल का प्रयोग तो किया ही था, डायरेक्ट हम अब थोड़ा बहुत आने लगे थे अंग्रेजों के सामने। इससे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की तरफ हम कैसे बढ़े। यहाँ पे रिवोल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी टेरर, मतलब कि क्रांतिकारी आतंक। क्रांतिकारी आतंक की ही अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी थी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में आने वाले समय में अब दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत थी। हमें यहाँ पे महात्मा गांधी जी की जो अहिंसा थी उसकी भी ज़रूरत थी, और हमें यहाँ पे जो हमारे जो भगत सिंह थे या फिर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे इनकी भी ज़रूरत थी। हमें यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने की भी ज़रूरत थी, है ना। जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, पूरे देश के मासिस को इकट्ठा करना, सब मूवमेंट को पूरे नेशन वाइड फैला देना, सबको लीड करना। ऐसी काफ़ी सारी थी, वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो भगत सिंह है और जो सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, इनकी अचीवमेंट क्या थी कि ये दिखा देना कि अब भारत हथियारों के साथ आपके सामने खड़ा हो रहा है और अब आपके पास भागने के अलावा कोई मौका दूसरा नहीं है। दोस्तों लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट नाउ पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट। अब ये जो पूरी मूवमेंट की लीडरशिप थी ना, ये मॉडरेट्स के हाथों में से निकल के नेशनलिस्ट जो लीडर थे हमारे मिलिटेंट्स, उनके हाथों में आ गई थी, गरम दल के हाथ में आ गई थी। क्योंकि लोगों ने अब जो मॉडरेट लीडर थे उनको इज्जत देनी बंद कर दी थी। अब वो उनको इज्जत दे रहे थे जो जेलों में जाके बंद हो रहे थे। बाल गंगाधर तिलक हो गए, आपके लाला लाजपत राय हो गए, उसके बाद में भी काफ़ी सारे हमारे लीडर आए जो पिट रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे। उनके सपोर्ट में लोगों ने आना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तो मॉडरेट्स कोई रिजल्ट नहीं लेके आ पाए थे, अब तक कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था ज़्यादा। रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ईस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड पीपल टू रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। अब ये जो ईस्ट बंगाल था ना, ये वाला पार्ट जो अलग हुआ था, इसमें जो पॉलिसीज थी ना सरकार की, ब्रिटिशर्स की, नवाब ऑफ ढाका की, वो बड़ी ही खतरनाक थी। उसके चलते यहाँ पे भी रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, यहाँ पे भी क्रांति आई। फिर देखिए गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश नेशनल मूवमेंट थ्रू सेवरल मेथड्स। अब हमारी जो नेशनल मूवमेंट की का एक नया फेज चल रहा था, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या
कोशिश की। सबसे पहले प्रिवेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम एजिटेशन। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक थे, पढ़ लिख रहे थे, सबसे ज़्यादा एक्शन ले सकते थे, तो उनको यहाँ पे उनकी एजिटेशन को सप्रेस किया गया। वंदे मातरम वॉज बैंड इन स्ट्रीट्स। वंदे मातरम लोगों में जोश भर रहा था, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे इसको गा गा के, उसको बैन कर दिया गया स्ट्रीट्स में। पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर दिया गया कि आप अब प्रीच नहीं कर सकते, स्पीच नहीं दे सकते, लोगों में मैसेज नहीं फैला सकते, बहस नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, तो यहाँ पे उनको बैन कर दिया गया। सप्रेस द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि जो प्रेस की आज़ादी थी उनको बेसिकली प्रेस में जो आर्टिकल्स छपते थे ना, उन कुछ तो न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से ही बैन कर दिया गया, उनके एडिटर्स को उठा लिया गया, उनको इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई और कुछ के ऊपर सेंसरशिप लगा दी, है ना। तो इस तरीके से प्रेस की आज़ादी को भी छीन लिया गया। जो स्वदेशी वर्कर्स थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया, इम्प्रिजन किया गया। जो स्वदेशी के लिए काम कर रहे थे सबसे ज़्यादा, उनको क्या किया गया, ट्रायल किया गया उनका, सीधा उनको ले जाके, या फिर बिना ट्रायल के ही जेलों में बंद कर दिया गया। मिलिट्री एंड पुलिस ओपनली क्लैश्ड विद पीपल। जो आपकी आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो और साथ में जो पुलिस थी, जो पूरा गुंडा राज वहाँ पे चला रही थी, वो सीधी लोगों के साथ उलझने लगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलिस असोल्ट ऑन पीसफुल डेलीगेशन ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस एट बरिसल 1906। फिर इसके बाद देखिए, यंग वॉलंटियर्स वर बीटन। जो यंग वॉलंटियर्स होते थे उनको पकड़ के पीटा जाता था। मेन लीडर्स ऑफ बंगाल वर डिपोर्टेड। जो भी मेन लीडर थे बंगाल के, जो इस मूवमेंट को चला रहे थे, जो बैकबोन थे, उस बैकबोन को तोड़ करने की कोशिश की गई और उनको देश से बाहर भेज दिया गया। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह वर डिपोर्टेड इन 1907। जो हमारे ये दो लीडर थे काफ़ी मेजर, इनको 1907 में डिपोर्ट कर दिया गया। तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years इन 1908। और इसी के एक साल बाद जो हमारे सबसे उस समय पे सबसे बड़े आइकन बन चुके थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, मिलिटेंट्स इन पावर। मिलिटेंट्स मतलब कि हमारे जो मिलिशिया चलाने वाले, जो एक तरीके से कुल मिला के लोग थे, जो अपने अधिकार को पाने के लिए अब हथियार उठाने वाले थे, या जो हमारे लड़ाके थे, है ना। मिलिटेंट्स के काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो वर्ड है, इसके भी काफ़ी सारे मीनिंग है, इसके खिलाफ भी कई बार जाते हैं, लेकिन बुक में यही टर्म मेंशन है, यही टर्मिनोलॉजी है, तो हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसके उदाहरण के लिए मैं आपको एक देश कह सकता हूँ, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान आजकल काफ़ी चल रहा है, मैं हर वीडियो में उसका जिक्र कर ही देता हूँ, है ना। अफ़गानिस्तान, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मसूद है, जो नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट को चला रहे हैं, जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं, नदर्न अलायंस जिसको बोलते हैं, वो क्या है, मिलिशिया, मतलब कि जो मिलिटेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, मिलिशिया, कई सारे मिलिशिया को मिला के एक ग्रुप बना हुआ है नदर्न अलायंस जिसको बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए वो उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। तो इस किस्म से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। दे गेव कॉल टू पैसिव रेजिस्टेंस अलोंग विद स्वदेशी एंड बॉयकॉट। यहाँ पे कॉल ये दी गई थी कि रेजिस्टेंस जो होगा वो अभी पैसिव होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, सीधा जाके युद्ध ही नहीं कर देना है, ठीक है। हालांकि बाद में जाके उसके लिए भी बोला गया, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट को तेजी से आगे बढ़ाना है। आस्क्ड पीपल टू रिफ्यूज गवर्नमेंट सर्विसेज एंड कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। यहाँ पे लोगों को बोल दिया गया कि ना आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करोगे, ना आप अपने ऑफिस में जाओगे, ना आप सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें जाके कोई अपने काम कराओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे सरकार के पास, और कोई कोऑपरेट नहीं करोगे सरकार के पास, पुलिस के साथ कुछ भी कोऑपरेट नहीं करोगे। अरबिंदो घोष जो थे, उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हैं, दैट गोल वॉज टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल। गोल ये था कि जो प्रशासन है ना, उसको चलने ही नहीं देना, इम्पॉसिबल बना देना है। अनलेस पीपल्स डिमांड वर फुली एक्सेप्टेड, जब तक लोगों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो जाती है। ही ऑल्सो सेड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम इज द ब्रेथ ऑफ अ नेशन। इन्होंने यहाँ पे ये नारा दिया कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ना, राजनीतिक आज़ादी, वो देश की सांस है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम मर चुके हैं, एक तरीके से हमें सांस नहीं आ रही है, सफोकेशन हो रही है। नाउ क्वेश्चन ऑफ बंगाल बिकेम सेकेंडरी एंड ऑफ नेशन बिकेम फर्स्ट। अब यहाँ पे जो ये बंगाल का क्वेश्चन था ये सेकेंडरी बन चुका था। अब ये मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल चुकी थी, गुस्सा पूरे इंडिया में फैल चुका था, और सारी डिमांडों को भी इसके साथ अटैच कर दिया गया, और एक ये नेशनल मूवमेंट अलग से उभर के आती है नई।
दे कॉल्ड फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस एंड यंग इंडियंस रिस्पॉन्ड एंथुसियास्टिकली। अब जो यंग ब्लड है हमारा, अगेन स्टूडेंट्स वगैरह जो हो गए या जो एम्प्लॉयड इन कुछ एजुकेशन के लोग थे, एजुकेशन पाने वाले लोग थे, उन्होंने यहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और एंथुसियास्टिकली उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए फिर काम किए। दोस्तों, मिलिटेंट लीडर्स फेल्ड इन गिविंग इफेक्टिव लीडरशिप इन टू पीपल्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, आप एक चीज का अंतर देखिए, मॉडरेट्स जो थे ना इनसे पहले, वो लगातार जैसी भी लीडरशिप दे पाए, लेकिन वो दे पाए लगातार 20 साल तक, 1885 से लेके और 1905 तक, या फिर उससे भी थोड़ा पहले से, क्योंकि वो जेलों में ज़्यादा बंद नहीं हो रहे थे, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, वो बाहर थे, तो वो जो भी लीडरशिप दे पा रहे थे थोड़ी बहुत वो लगातार दे पा रहे थे। हमारे ये वाले जो लीडर थे, इनकी जो प्रेस थी उनको रोक दिया गया, इनको डिपोर्ट कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, तो लीडरशिप कैसे ही दे पाते, और भी कुछ रीजंस थे, देखते हैं। दे अराउज्ड पीपल्स बट डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज देयर एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने लोगों को जगा तो दिया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था उस समय पे कि कैसे यूटिलाइज की जाए देश की एनर्जी आज़ादी पाने के लिए। फेल्ड टू रीच मासेस एंड पीसेंट्स, दैट्स वाई गवर्नमेंट सक्सीडेड इन सप्रेसिंग देम। ये लोग भी पूरे इंडिया के मासेस में नहीं जा पाए, किसानों तक नहीं पहुंच पाए, इसके चक्कर में क्या हुआ, जो यूनिटी थी वो कम थी और हमारी जो मूवमेंट है वो कमज़ोर पड़ गई। आगे जाके जो काम फिर महात्मा गांधी ने किया, Movement of these leaders could not survive the arrests and retirement of its leaders and it failed consequently। मैंने आपको बता दिया कि जो ये लीडर्स थे इनको जब अरेस्ट किया गया, भगाया गया देश में से, देश निकाला दिया गया, तो जब बैकबोन ही तोड़ दी तो मूवमेंट कैसे चलेगी। तो ये जो पूरी मूवमेंट एक बंगाल के पार्टीशन के साथ खड़ी हुई थी, ये 2-4 साल में ही ध्वस्त होती चली गई। अब इसकी अचीवमेंट क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, दे अराउज्ड पीपल्स एंड मेड देम बोल्ड एंड फियरलेस। अब लोगों को यहाँ पे 2-3 साल के अंदर ही लीडर बना दिया गया। नाउ पीपल्स वर मोर एक्सपीरियंस। अब लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। किस बात का एक्सपीरियंस, अंग्रेजों से जूझने का एक्सपीरियंस है ना, और क्या हमें करना है उसका एक्सपीरियंस, जैसे स्वदेशी, बॉयकॉट, दुकानों को बंद करना, सामान ना खरीदना, तो लोगों को एक्सपीरियंस आ गया था कैसे अंग्रेजों को झुकाने की कोशिश करनी है। पीपल केम टू नो दैट पेटिशंस मस्ट बी बैक्ड बाय फोर्स। अब यहाँ पे लोगों की समझ में ये भी आ गया था कि ना सिर्फ पेटिशन से काम चलेगा, ना सिर्फ फोर्स से काम चलेगा, हमें चाहिए पेटिशंस बाय फोर्स। दोस्तों, ये है हमारा यहाँ पे अब मिलिटेंसी टू रेवोल्यूशनरी टेररिज्म 2, और देखते हैं इसके बारे में कैसे यहाँ पे मिलिटेंसी से हम पूरी क्रांति की तरफ आगे बढ़े। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म क्या थे, क्यों इतनी बड़ी क्रांति आने वाली थी देश में। रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट, एक तो जो सरकार दबा रही थी और जो बार बार बैकफायर कर रही थी उसकी वजह से। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ फेलियर ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट, लोगों में जिन्होंने पूरी मेहनत की थी 2-3-4 साल तक लगातार, जब उनकी पूरी मूवमेंट फेल हो गई, धराशाही हो गई, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गई और फिर मन में यह आया कि मूवमेंट नहीं, हथियार उठाते हैं अब सीधे डायरेक्ट, है ना। नाउ यूथ वॉज फिल्ड विद हेटर्ड एंड दे हैड नो होप इन पीसफुल प्रोटेस्ट। अब जो हमारा यूथ था, जो यंग जनरेशन थी, उसके अंदर पूरी नफरत भर चुकी थी और पीसफुल प्रोटेस्ट में अब उनका कोई यकीन नहीं था। यूथ टुक द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड स्टॉप्ड बिलीविंग इन पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब कि अब हम पैसिव रेसिस्टेंस नहीं करेंगे, एक्टिवली रेसिस्टेंस करेंगे, मतलब कि सीधा विरोध करेंगे एक्टिव होके। एक्टिव होने का मतलब है अब हम हथियार उठाएंगे और फिर यहाँ पे बॉम्ब वगैरह इन्होंने फेंकने शुरू कर दिए अंग्रेजों के ऊपर। इंस्टेड ऑफ डूइंग मास रेवोल्यूशन, यूथ टुक टेररिज्म एट टॉप एंड स्टार्टेड असासिनेशंस ऑफ अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब देखिए यहाँ पे भी फिर वही बात हुई कि मास रेवोल्यूशन ना लेके हमने कौन सा रास्ता अपनाया कि हम टेररिज्म यहाँ पे करेंगे, आतंक करेंगे, हम इनको डराएंगे, जो कि सही भी था उस समय पे, ये भी ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी, जो महात्मा गांधी जी ने किया, जो लोगों को इकट्ठा किया एक मासिस को, इंडिया को, वो भी ज़रूरी था, और जो हमारे स्टूडेंट्स ने, भगत सिंह जी के जो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने, उसके बाद के जितने भी हमारे हथियार उठाने वाले लोग हुए, सबकी ही इंडिया में ज़रूरत थी। और आखिरी में आप जानते ही हैं कि इंडिया से अंग्रेजों के भागने का सबसे एक मुख्य कारण हमारी आज़ाद हिंद फौज जो थी वो भी बनी थी, हमारी जो इंडियन नेवल म्यूटिनी थी वो भी बनी थी, वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन 1904 अभिनव भारत, अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म वॉज एस्टेब्लिश बाय वी.डी. सावरकर। देखिए सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है कि अभी तो लोग खुल के एक एसोसिएशन बना लिया करते थे, पार्टी बना लिया करते थे, स्पीच वगैरह दिया करते थे। सीक्रेट सोसाइटी होती है लोग छुप के मिलते हैं, उसकी मेंबरशिप का नहीं पता,
अलग अलग जगह बदल बदल के मिलते हैं मीटिंग करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं और फिर वहां से सभी पूरे देश में फैल जाते हैं। सबका काम फिक्स होता है कि ये 4 बंदे जाएंगे, इनको यहाँ पे बम फेंकना है, इसको गोली मार के आनी है, जज को फलाना, ऐसे करके। तो ये सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत यहाँ पे वीडी सावरकर जी के द्वारा स्टार्ट की गई। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो स्टार्टेड एडवोकेटिंग रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे उनमें भी खुल के छपने लगा, जितनी भी प्रेस को आज़ादी थी उसी में, कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ही अब एकमात्र इलाज है। इन दिसंबर 1906 अटेम्प्ट टू किल द एलजी ऑफ बंगाल। 1906 में अटेम्प्ट किया गया। अब आप देख रहे हैं लोगों के अंदर सीधी हिम्मत आ गई है। अंग्रेजों के अंदर भी एक डर की अब यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी कि अब यहाँ पे मर भी सकते हैं। अब लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं, ये फियरलेस हो गए हैं। ठीक है। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी थ्रू अ बॉम्ब ऑन दी कैरेज ऑफ किंग्सफोर्ड एंड अनपॉपुलर जज। यहाँ पे एक जो अनपॉपुलर से जज थे उनको उड़ा दिया गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा। मैनी सीक्रेट सोसाइटीज वर एस्टेब्लिश्ड। काफ़ी सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, यंग जनरेशन के लोग बनाने लगे। जैसे हमारे जो भगत सिंह जी भी जो थे उन्होंने भी तो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। ऐसे ही सीक्रेट सोसाइटी चलती थी, पता नहीं रहता था मेंबर कौन है, बस मिलते थे, एजेंडा सेट करके और काम कर दिया करते थे। मोस्ट फेमस जो इसमें सीक्रेट सोसाइटी थी ना वो थी अनुशीलन समिति, जिसकी 500 ब्रांचेज इंडिया में थी। आप सोच सकते हैं क्या नेटवर्क था इनका, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। दे बिकम सो बोल्ड दैट दे थ्रू बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंज। उस समय पे जो वाइसरॉय थे उसी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बम फेंक दिया। इतने बोल्ड ये हो चुके थे, इतनी वीरता यहाँ पे आ चुकी थी। दीज टेररिस्ट सेंटर्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन अब्रोड। और ये जो हमारे सेंटर थे ये अब्रोड में भी, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में भी एस्टेब्लिश थे, वहाँ से भी लीडरशिप चलती थी। और टेररिस्ट वर्ड का जो मतलब है वो यहाँ पे दूसरी अलग तरीके से मत लेना, क्योंकि इस वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे समझ के चलिए। टेरर का मतलब है आतंक गतिविधियाँ। आतंक सही चीज़ के लिए भी हो सकता है, बुरी चीज़ के लिए भी हो सकता है। पाकिस्तान जो आतंक इंडिया में करता है, जो कश्मीर में जो करता है वो एक आतंक है। ठीक है। जो आईसिस करता है वो एक आतंक है। आज़ादी पाने के लिए जो इंडिया ने जाहिर तौर पे अपनी डिमांड की थी वो आतंक नहीं है। इंडिया को अंग्रेज लूट रहे थे बुरी तरीके से, तो उनसे पीछा छुटाने के लिए जो आतंक था वो सही कारण के लिए था, है ना। और जो कश्मीर पे ये बम फेंक रहे हैं, कश्मीर में जो हमले कर रहे हैं वो नाजायज़ है। कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे वो ये कर ही नहीं सकते। ना ही कश्मीर में कोई ऐसी रिप्रेसिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस इनमें देख सकते हैं, एक ही वर्ड के 2 मीनिंग में। अब दोस्तों देखते हैं सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। फेलियर क्या था हमारे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का? हार्डली कुछ अचीव कर पाए, कुछ भी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। लेकिन एक था कि हाँ लोग बोल्ड हो गए हैं, लोगों में डर, अंग्रेजों में डर घुसा दिया गया है। सक्सेस क्या थी? वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड गेव अस द प्राइड ऑफ मैनहुड। तो यहाँ पे एक लोगों में एक ये आ गया था कि हाँ हमारे अंदर भी मतलब मर्दाना एक जो मैनहुड वाली क्वालिटी है ना वो है। मर्दाना क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि हम भी यहाँ पे वीरता के काम कर सकते हैं। सो